अब अमेरिका से ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाली विस्फोटक खबर। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने पहली बार कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित किया और अमेरिका के इतिहास में कांग्रेस को सबसे ज्यादा समय तक संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए। वो पूरे 1 घंटा 44 मिनट तक बस बोलते रहे और इस रेस में वो अमेरिका के पहले के सभी प्रेसिडेंट से काफी आगे निकल गए। आप ये ग्राफिक चार्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 1981 में रोनाल्ड रीगन से लेकर 2025 में ट्रंप तक के भाषण की जो लेंथ है वो दिखाई दे रही है। ट्रंप ने इन सभी प्रेसिडेंट से ज्यादा देर तक भाषण दिया। इससे पहले सिर्फ बाइडेन ने वर्ष 2021 में कांग्रेस को संबोधित करते हुए करीब 65 मिनट का संबोधन किया था। हालांकि यहां पर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक दिलचस्प फैक्ट चेक भी किया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि ट्रंप ने इस दौरान 26 बार झूठ बोला। हालांकि इसको लेकर वहां के लोग शॉक नहीं है, उनको पता है ट्रंप ऐसे ही है। ट्रंप ने यह झूठ बॉर्डर क्रॉसिंग, रेगुलेशंस, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और कई और मुद्दों पर बोला। ट्रंप के इस झूठ पर कांग्रेस में ही विपक्षी नेताओं ने उन्हें फॉल्स स्टेटमेंट वाले प्ले कार्ड दिखाए। उनकी हूटिंग की। वैसे भी ट्रंप के बारे में यह बात खुली किताब की तरह है कि उनके बयानों में झूठ की भरमार होती है। कुछ दिन पहले जानकारी आई थी कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल में कुल मिलाकर 30,000 झूठ बोले। लेकिन वापस लौटते हैं ग्लोबल असर डालने वाले ट्रंप के विध्वंसक भाषण पर और उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पर। इससे आप यह समझ पाएंगे कि ट्रंप का फोकस कौन से ग्लोबल मुद्दों पर है और आने वाले कुछ दिनों में ट्रंप क्या करने वाला है और उनके बोलने से दुनिया में कैसे खलबली मच गई। ट्रंप के भाषण में सुनाई देने वाले जिन शब्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रूस, यूक्रेन, कनाडा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, पनामा, टैरिफ, अप्रवासी, गोल्ड कार्ड, फ्री स्पीच, अमेरिका इज बैक, जो बाइडेन, थैंक यू मास्क। इसके अलावा 5 बार चीन और 2 बार भारत का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से अधिक टैरिफ वसूलता है। हम भी 2 अप्रैल से ऐसा ही करने जा रहे हैं। इसमें भी झूठ की कितनी मात्रा है, आप अगर फैक्ट चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 100% टैरिफ है ही नहीं। लेकिन ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस ग्रीनलैंड पर रहा। ग्रीनलैंड पर किसी भी हालात में कब्जा करने का संकल्प दोहराया। पनामा नहर पर बोले कि कब्जा तो कर ही लेंगे। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के लिए नए शांति प्रस्ताव पर बात की तो दुनिया में नया टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। ट्रंप ने टैरिफ पर चीन को खुली चुनौती दी। बीजिंग से भी ट्रंप को फौरन जवाब मिला। चीन ने कहा कि टैरिफ हो या ट्रेड वॉर, चीन अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाली रिपोर्ट को विस्तार से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ट्रंप के भाषण के कुछ वीडियो हाइलाइट्स देख लीजिए। ट्रंप के भाषण को सुनने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला सांसद गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पहुंची थी। वो ऐसा करके ट्रंप की महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध जता रही थी। ट्रंप के भाषण के दौरान एक और घटना ने लोगों का ध्यान खींचा। डेमोक्रेट सांसद एल ग्रीन भाषण के दौरान ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे। कई बार टोकने के बाद भी जब वो नहीं माने तो एल ग्रीन को संसद से बाहर निकाल दिया गया। इसी कांग्रेस में ट्रंप के सामने कैंसर से पीड़ित 13 साल के बच्चे डीजे डैनियल को यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस का एजेंट बनाने की घोषणा भी की गई। ये ऐलान खुद ट्रंप ने किया, जिसके बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने जो बाइडेन को अमेरिका का सबसे घटिया राष्ट्रपति बताया, लेकिन टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क की जमकर तारीफ की। उन्होंने मस्क से कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए ट्रंप ने मस्क को थैंक यू भी कहा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के वो 5 ऐलान भी जान लीजिए जिनका असर पूरी दुनिया पर होने जा रहा है, जिससे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत है। दूसरा बड़ा ऐलान टैरिफ को लेकर हुआ। ट्रंप ने साफ कर दिया कि जो हमें जितना टैक्स लगाएगा हम भी उस पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि ज़ेलेंस्की समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस में ज़ेलेंस्की का लिखा हुआ एक लेटर भी पढ़ा। ट्रंप का अगला बड़ा ऐलान अवैध प्रवासियों को लेकर हुआ। ट्रंप ने एक बार फिर साफ किया कि अवैध प्रवासियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने चीन को भी सीधी चुनौती दी है। बीजिंग से कोई समझौता मंजूर नहीं होने की बात कही है। हमने कल आपको इसी शो में बताया था कि ट्रंप युद्ध और ज़ेलेंस्की को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ। ज़ेलेंस्की ने आखिरकार ट्रंप के सामने एक तरह से घुटने टेक दिए। आपके मन में एक सवाल होगा कि व्हाइट हाउस प्रकरण के बाद ज़ेलेंस्की अचानक से ट्रंप के सामने सरेंडर कैसे कर देते हैं। तो इसकी एक इनसाइड स्टोरी है। युद्ध खत्म करने को बेचैन ट्रंप ने इसके लिए ब्रिटेन की मदद ली थी। ऐसी खबरें हैं, ऐसी जानकारी है कि ट्रंप की धमकी के बाद ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर एक्टिव हुए। ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम को ज़ेलेंस्की के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा और ज़ेलेंस्की से माफी मांगने के लिए कहा गया।
ब्रिटिश पीएम ने जेलेंस्की को समझाया कि मुद्दा पर्सनल हो गया, इसीलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जिस पर जेलेंस्की के तेवर नरम पड़े। उन्होंने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन पूरी घटना पर खेद जताएंगे। ट्रंप प्रशासन ने जेलेंस्की के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी, जिसके बाद ही जेलेंस्की की तरफ ट्रंप को समझौते के लिए चिट्ठी लिखी गई। ब्रिटेन ने ट्रंप से जेलेंस्की के खिलाफ संसद में कुछ भी आक्रामक न बोलने की अपील की। इसी अपील पर ट्रंप ने संसद में जेलेंस्की के खिलाफ कुछ नहीं कहा। यानी इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत सोच समझ के हो रहा है। हालांकि इससे यूक्रेन युद्ध कब तक शांत होगा, यह यूरोप के बाकी देशों के रुख पर तय करेगा। ग्लोबल से लोकल न्यूज का रुख करते हैं। आपको एक मशहूर कन्नड़ एक्टर से मिलवाते हैं जो अपनी कला नहीं बल्कि कलाकारी की वजह से हेडलाइंस में है। लेकिन उनकी चर्चा ना तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए हो रही है और ना ही किसी फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए। अब विजुअल्स कुछ और बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बल्कि वो गोल्ड के साथ अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में है। गोल्ड तस्करी मतलब, नाम है रान्या राव। हो सकता है आपने इनका नाम ना सुना हो, संभव है कि आप में से कई लोगों ने इनकी कोई फिल्म भी ना देखी हो, एक्टिंग करते भी ना देखा हो। लेकिन आज इनका नाम और इनका काम आप अच्छी तरह से जान लेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड कर रहा है। पहले इनकी गिरफ्तारी से जुड़ा कारनामा आपको दिखाते हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। हालांकि खबर अब सामने आई है, डीआरआई ने उन्हें करीब 15 किलो सोने के साथ पकड़ा है, जिसकी कीमत मौजूदा वक्त में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा है। रान्या कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीजी की सौतेली बेटी है। डीआरआई अधिकारियों के अनुसार दुबई से एमिरेट्स फ्लाइट के जरिए वो भारत लौटी थी। अदालत ने रान्या राव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी अब वो जेल में है। जानकारी के मुताबिक रान्या ने एयरपोर्ट पर उतरते ही खुद को कर्नाटक के डीजी की बेटी बताया था, लेकिन पुलिस से कॉन्टैक्ट निकालने की भी कोशिश की। लेकिन डीआरआई ने उन्हें हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए सीधे ले जाती है। जांच में पता चला है कि वो सोना अपने कपड़ों में छिपा रही थी। इस गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक में सियासी बयानबाजी हो गई। The investigation is on. DRI, they are investigating the case. Until and unless they come out with definite information, I won't be able to react to it. They are investigating. Let them complete their investigation. DRI is a central agency. If it was our police, then we would have known a lot of information. It should be taken up seriously. We cannot take it lightly. Serious investigation should be done. How this has happened, whatever, irrespective of the background, whether it is an IPS officer's daughter or a common man's daughter, law should be applied equally on everyone. If it is true, if the police have a part in this, this is a total misuse of police power. So I think government to take stern action on this. DGP's daughter is incidental. She is an accused. She is indulged in smuggling activity. Law will take its course. Whether she is DGP's daughter or a common man's daughter or chief minister's daughter or prime minister's daughter. Law, it does not matter. अब आपको बता दें कि कन्नड़ फिल्मों की कलाकार रान्या राव कैसे एयरपोर्ट पर बिजनेस वाली कलाकारी के जरिए डीआरआई को चकमा दे रही थी और कैसे अधिकारियों ने उसे गोल्ड के साथ पकड़ लिया। रान्या राव 15 दिनों में 4 बार दुबई जा चुकी थी। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही उसकी एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। फ्लाइट की लैंडिंग से 2 घंटे पहले डीआरआई ऑफिसर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एक्ट्रेस की सेटिंग देखिए, एयरपोर्ट पर मदद के लिए पहले से पुलिस कांस्टेबल तैयार था। उसने कांस्टेबल की मदद से सिक्योरिटी चेकिंग से बचने की कोशिश की, लेकिन डीआरआई की टीम ने गोल्ड के साथ पकड़ लिया। उसने जैकेट में करीब 15 किलो सोना छिपा कर रखा था। डीआरआई के अनुसार बिजनेस के नाम पर वो गोल्ड की तस्करी कर रही थी। उसने एयरपोर्ट पर बताया कि बिजनेस के सिलसिले में वो दुबई गई थी। डीआरआई का दावा है कि वो तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। वैसे देखा जाए तो इस कहानी में अभी कई ट्विस्ट हैं, कई चेहरे और हैं जो गोल्ड तस्करी में शामिल हो सकते हैं। डीआरआई पूरे मामले की जांच कर रही है। 33 वर्षीय अभिनेत्री रान्या राव ने साल 2014 में कन्नड़ फिल्म माणिक्य से अपने करियर की शुरुआत की थी। वैसे रान्या के सौतेले डीजी पिता का करियर भी गोल्ड के मामले में ज्यादा दागदार है।
वर्षों पहले जब वो मैसूरू में पोस्टेड थे तब सोने की लूट से जुड़े एक मामले में उनका नाम उछला था। ये सोना बस के जरिए कर्नाटक से केरल लाया जा रहा था। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं और चर्चा करते हैं औरंगजेब पर फैल रही आग की। महाराष्ट्र से शुरू हुई औरंगजेब वाली सियासी आंधी 1400 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 48 घंटे बाद लखनऊ में लैंड कर गई और फिर धीरे से बिहार तक भी पहुंच गई। यूपी बिहार में तो जो हुआ सो हुआ। पहले ये देख लेते हैं कि आज इस विवाद के कर्ता धर्ता यानी समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के साथ क्या हुआ। तो अबू आजमी को क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब के स्तुति गान के चलते पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। विधानसभा का बजट सत्र 26 मार्च को समाप्त होगा, यानी तब तक वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बुधवार को असेंबली में उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। सरकार ने कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा में बयान देना छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। उनके बयान को विधानसभा का अपमान बताया गया। इसके बाद निलंबन का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। सोमवार को अबू आजमी ने औरंगजेब के शासनकाल की तारीफ की थी। फिर मंगलवार को इस पर महाराष्ट्र में महाभारत छिड़ गई। उनको देशद्रोही कहा गया और फिर आज उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब अबू आजमी अपने निलंबन को जनता के साथ नाइंसाफी बता रहे हैं, इसे अपने साथ ज्यादती करार दे रहे हैं। उन्हें औरंगजेब की तारीफ पर पछतावा नहीं है, बल्कि वो सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राज्य में दो तरह के कानून चलते हैं। लेकिन अबू आजमी जिस कानून को लेकर सवाल पूछ रहे हैं वही कानून आज उन्हें मुंबई में सुरक्षा दे रहा है। क्या ये बात उनको नहीं पता है? जब उन्होंने खुद पर खतरा बताया तो पुलिस ने कुलाबा में उनके घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी। 24 घंटे के लिए 3 शिफ्ट में 8 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। खैर, अब औरंगजेब का यूपी चैप्टर खोलते हैं। अबू आजमी विधायक के साथ महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लिहाजा आज इस मामले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला। राज्य में ले देकर सबसे बड़े नेता और चेहरे अबू आजमी हैं। सो उनका निलंबन हुआ तो अखिलेश ने न केवल औरंगजेब प्रेमी अबू आजमी का खुलकर बचाव किया, बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिख डाली। उन्होंने सवाल पूछा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर यह उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज इस पर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खूब बोला। उन्होंने कहा कि जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वो उस पर गौरव करेंगे। समाजवादी पार्टी अपने विधायक को पार्टी से निकाले। यूपी ऐसे लोगों के उपचार में बहुत देरी नहीं करता है। इसके कुछ देर बाद अखिलेश यादव ने फिर सोशल मीडिया पर लिखा। इस बार अंदाज जरा देसी था और वो लिखते हैं, जब आपन कुर्सी हिले तभी मन का आपा खोए। ऊका औरन के इलाज करे जो खुद ही बीमार हुए। उधर बिहार में AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम कह देते हैं कि औरंगजेब तो देश के कण कण में है। आज किस तरह लखनऊ, पटना से लेकर मुंबई तक सियासी शोले भड़के, इसे आप इन बयानों में महसूस कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का उपचार वाला बयान जरा चर्चा में है और वायरल भी हो रहा है। इस बीच औरंगजेब विवाद पर पहली बार आज महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी TV9 पर बयान दिया, जिसमें उपचार वाली ध्वनि ही सुनाई पड़ी। उन्होंने कहा कि अबू आजमी का लोकतांत्रिक तरीके से इलाज कर दिया गया है। कि हमको ये इनसेंसिटिव लगता है, लेकिन जो बोलने वाले हैं मूर्ख नहीं है, वो जानबूझकर बोलते हैं। वो
एक प्रकार से एक रिफ्ट तैयार करना चाहते हैं। उनकी वोट बैंक में जो रेडिकल एलिमेंट है उसको वो एड्रेस करना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बात बोलते हैं। भारत के लिए और भारतीय मुसलमान के लिए भी औरंगजेब कभी हीरो नहीं हो सकता, मुसलमानों का भी हीरो नहीं हो सकता औरंगजेब। आपको एक मुसलमानों में भी औरंगजेब नाम का आदमी नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय औरंगजेब का महिमा मंडन ये करना नहीं, बिल्कुल गलत है। तो हमने तो इलाज कर दिया। केवल सस्पेंशन या उसके आगे भी कुछ? देखिए, हम तो लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से जो इलाज कर सकते थे उसको कर दिया। और फिक्र में अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां इन दिनों सियासत का अखाड़ा कुछ ऐसा सजा है कि इतिहास के कुछ किरदार भी किताबों से झांक कर देखने लगे हैं। एक अलग ही किस्म की पॉलिटिकल कुश्ती चल रही है, जिसमें एक तरफ है राजा और सम्राट, जबकि दूसरी तरफ है नवाब और बेगम। यह सियासी जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई और अब राजा वर्सेस नवाब तक पहुंच गई है। अब जरा पूरी खबर भी समझ लेते हैं। दरअसल एक दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि राजधानी के कुछ अहम रास्तों पर नए भव्य द्वार बनाए जाएंगे और इन द्वारों को राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य जैसे गौरवशाली शासकों के नाम समर्पित किया जाएगा। मोहन यादव ने कहा कि ये द्वार सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होंगे, बल्कि मध्य प्रदेश के सुनहरे इतिहास की इबारत बनेंगे। लेकिन यह इबारत लिखी जाती उससे पहले कांग्रेस ने कागज पर सियासत की स्याही उड़ेल दी। सवाल उठाया कि सम्राट विक्रमादित्य का तो भोपाल से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर उनके नाम पर द्वार क्यों? साथ ही कहा कि अगर गौरवशाली इतिहास दिखाना ही है तो एक द्वार राजा भोज के नाम पर भी बना लो और दूसरा उस सुल्तान जहां बेगम के नाम पर, जो भोपाल की शासक भी रहीं और महिलाओं के हक में काम करके मिसाल भी कायम की। अब यह मामला गर्म है, जिस पर हमारी नजर है। राजधानी के द्वारों प्रमुख मार्गों पर ऐसे महापुरुषों के नाम जैसे राजा भोज, विक्रमादित्य इत्यादि के नाम से द्वार बनाए जाएंगे। भोपाल में अगर दो द्वार बनेंगे तो एक द्वार बने राजा भोज के नाम पर, दूसरा द्वार बने सुल्तान जहां बेगम के नाम पे, नवाबी काल के नाम पे, तो भोपाल का इतिहास आप ईमानदारी से लोगों के सामने लाते हैं। कुछ नवाब तो ऐसे भी रहे जिन्होंने विलय की बात करी थी पाकिस्तान में जाने की। ये उनका योगदान है भारत के इतिहास का। भाई इनकी भी सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, आज तक इनके दिमाग में ही नहीं आई ये सारी चीजें, इसलिए हम लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं।